हेलो एवरीवन, शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग सोल्यूशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सोल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि सोल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट को हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं कि किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, सोल्यूट किसे बोलेंगे। इसके बाद हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स देखे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने परसेंटेज टर्म्स पढ़े थे, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, मोलरिटी और हम लोगों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। आज हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी क्या होती है और हेनरी लॉ क्या होता है। आज ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, विलयन के प्रकार। इसको पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स आपके सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो दो तरह से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, एक हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, जिसमें सॉल्यूट मिलाया जा रहा है, वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक प्रावस्था क्या है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन के प्रकार या सॉल्यूशन के टाइप्स डिसाइड करेंगे। अब इसमें देखें, अब कोई भी मैटर होगा उसके तीन फेज होंगे, तीन फिजिकल स्टेट होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉल्वेंट के फेज जैसा भी होगा, सॉल्वेंट का फेज सॉल्यूशन का फेज वही होगा। जो भी भौतिक प्रावस्था या जो भी भौतिक अवस्था होगी सॉल्वेंट की, विलायक की, वही फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का। अब हम लोग देखें कि अगर हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन दोनों का जब हम लोगों ने मिक्सअप किया तो हमारा सॉल्यूशन बना। अब मान लीजिए कि हमारा जो सॉल्वेंट है ये सॉलिड फेज का है, सॉलिड फेज का है। अब सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सॉल्यूट किसी भी फेज का हो, किसी भी फिजिकल फेज का हो, और मैटर करता है कि सॉल्वेंट किस फेज का है। जिस फेज का सॉल्वेंट होगा, जिस भौतिक प्रावस्था का सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन की भौतिक प्रावस्था वही होगी। तो सॉल्यूशन सॉलिड फेज का होगा। तो इस तरह से तीन प्रकार के आप सॉल्यूशन यहां से निकाल सकते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला, जब सॉल्यूट सॉलिड स्टेट का हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट का हो तो सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट का होगा, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट का होगा। जब सॉल्यूट लिक्विड स्टेट का हो, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट का हो, तब भी सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट का होगा। इसी तरह से दूसरा, जब हम लोग सॉल्वेंट को लेते हैं लिक्विड फेज का, तो सॉल्यूट हम सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। तब हम सॉल्वेंट की फेज देखेंगे, सॉल्वेंट की फेज लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी आपकी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, लिक्विड फेज में ही रहेगा। तीसरा, यहां से भी तीन टाइप्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। पहला, जब सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट लिक्विड हो। तीसरा होता है कि जब हमारा सॉल्वेंट गैसियस फेज का है तो सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है
लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। इसमें भी जो हमारा सॉल्वेंट गैसियस फेज का है तो सॉल्यूशन आपका गैसियस फेज का होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं केवल एग्जाम्पल के। तो एनसीईआरटी की बुक में पूरी तरह से आपको एग्जाम्पल दिया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि जैसे आपका सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, तो आप जो ब्रास बनाते हैं वो कांसा, कॉपर और टिन को मिक्स करोगे तो इस तरह से लिक्विड सॉलिड का है, गैस सॉलिड का है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर हमको 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 प्रकार के विलयन मिल सकते हैं। और ये विलयन कैसे होंगे? ये होगा कि सॉल्वेंट की जो फिजिकल फेज होगी वही फिजिकल फेज होगी सॉल्यूशन की। अगर सॉल्वेंट सॉलिड फेज का है तो सॉल्यूशन भी आपका सॉलिड फेज का ही होगा, सॉल्यूट आपका किसी भी फेज का हो सकता है। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड फेज का है तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड फेज का होगा, सॉल्यूट आपका किसी भी फेज का हो सकता है। अगर सॉल्वेंट आपका गैसियस फेज का है तो सॉल्यूशन भी आपका गैसियस फेज का होगा। अब देखिए इसमें 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। हम लोग जो भी सॉल्यूशन लेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, सॉल्यूट एक ही हो। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट अगर है किसी भी सॉल्यूशन में तो वह सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि हम जो भी बात करेंगे इस चैप्टर में वो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। मतलब जो भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे उस सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट रहेगा और एक ही सॉल्वेंट रहेगा। दूसरी बात ये करेंगे कि जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपने देखे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, उसमें 2 सॉल्यूशन जो होंगे वो हमारे इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, उसी पर बात होगी। पहले टाइप्स का जो सॉल्यूशन होगा इसमें हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। इस तरह का सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है। वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो और सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो। एक तो इस तरह का आपको सॉल्यूशन पढ़ना है। दूसरा सॉल्यूशन ऐसा पढ़ना है कि जिसमें सॉल्यूट आपको गैसियस फेज का हो और सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो। तो सॉल्यूशन दोनों ही कंडीशन में लिक्विड फेज का रहेगा। ये 2 सॉल्यूशन हमारे टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 2 सॉल्यूशन हम पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ऐसे 2 सॉल्यूशन ही हम पढ़ेंगे पूरे टॉपिक में जिसमें सॉल्यूट सॉलिड या गैसियस फेज का होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फेज का होगा। अब हम लोग दूसरे बेसिस पर बात करते हैं कि जो क्वांटिटी कंपोनेंट्स की है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन को कैसे आप वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप जो सॉल्यूशन की बात करेंगे वह सॉल्यूशन पहला तो जो इसमें टाइप निकल के आएगा वो आएगा डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तनु या सांद्र विलयन। डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तनु या सांद्र विलयन। तो तनु या सांद्र विलयन, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात जब हम लोग करेंगे तब हम क्वांटिटी की बात करेंगे। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पहले टाइप्स के जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ये लेस होता है इन पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में। अगर पर यूनिट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो
सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो तो वह सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसी की दूसरी तरह की बात कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, अगर पर यूनिट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अधिक है तो वह सॉल्यूशन कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो तो वह सॉल्यूशन कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो वह सॉल्यूशन कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपने चीनी और पानी लेके आपने शरबत बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। सॉलिड फेज का आपका सॉल्यूट है, लिक्विड फेज का आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन लिक्विड फेज का बनेगा। अब अगर आपने चीनी की मात्रा कम रखी, जो सॉल्यूट की मात्रा कम रखी, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, जो शरबत आपका बनेगा वो फीका बनेगा। अब आपने अगर चीनी की मात्रा ज्यादा कर दी तो आपका जो शरबत बनेगा वो ज्यादा मीठा हो जाएगा। अब वो ज्यादा मीठा होने का मतलब क्या है, उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात जो हम करेंगे वो सॉल्वेंट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी पर यूनिट सॉल्यूशन में ज्यादा है तब वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर पर यूनिट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो वह जो सॉल्यूशन होगा वह सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये कह सकते हैं कि आप कोई सॉल्यूशन आपको दिया गया है, उस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट या कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन आपको दिया है उसको आपको डाइल्यूट करना है तो सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दीजिए, क्वांटिटी सॉल्वेंट की बढ़ा दीजिए, तो सॉल्यूशन जो आपका है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर कोई सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेटेड करना है तो क्वांटिटी आप सॉल्यूट की बढ़ा दीजिए, आपका सॉल्यूशन जो हो जाएगा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब दूसरा जो होता है, दूसरी जो चीजें होती है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये दूसरा जो टाइप होता है उसमें इसकी बात करते हैं हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, संतृप्त और असंतृप्त विलयन की। इसको संतृप्त बोलेंगे और इसको असंतृप्त बोलेंगे। संतृप्त और असंतृप्त विलयन की बात हम कर सकते हैं दूसरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स की मात्रा के आधार पर दूसरा जो प्रकार होगा विलयन का वो होगा संतृप्त और असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो अनसैचुरेटेड आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं सैचुरेटेड की बात क्या करते हैं। सैचुरेटेड की बात में ये करते हैं कि किसी निश्चित टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है, मतलब उससे ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व नहीं हो सकता, तब वह सॉल्यूशन जो होगा वह सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व है, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब उससे ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट नहीं हो सकता, तब वह सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम amount of solute
प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट। अब लिक्विड सॉल्यूशन, सॉरी, अगर किसी लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है, तब वह सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उससे ज्यादा अगर अमाउंट आप डालेंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं बनने वाला, वह सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होने वाला है। तो मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो चुका है। अब इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल फेज होती है और सॉल्यूट की जो फिजिकल फेज होती है उसमें एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट की जो फिजिकल फेज होती है उसकी जो भौतिक प्रावस्था होती है और सॉल्यूशन की जो फिजिकल फेज होती है उसमें एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल फेज सॉल्यूट की जो होती है और फिजिकल फेज सॉल्यूशन की जो होती है इसमें काइनेटिक इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। मतलब अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्यूशन आपका लिक्विड बन गया, मतलब सॉल्वेंट आपका लिक्विड फेज का रहा, तब आपका सॉल्यूशन में जो सॉलिड बनने की रेट है और जो लिक्विड बनने की रेट है दोनों सेम होंगी। मतलब सॉल्यूशन आपको एक ही फेज का दिखेगा, सॉल्यूशन फेज का मतलब लिक्विड फेज का। क्यों? क्योंकि उसमें जितना लिक्विड बन रहा है, जितना सॉलिड बन रहा है तुरंत उसका लिक्विड बन जा रहा है। अब आपको यह समस्या आ रही होगी कि ये हम लिक्विड सॉलिड की बात क्या कर रहे हैं, फिजिकल फेज की बात क्या कर रहे हैं। तो इस बात को आप पहले समझिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर आगे बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जो हम लोग डिफिनीशन देते हैं वो ये देते हैं कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, सॉल्यूशन का मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब उससे ज्यादा सॉल्यूट का अगर अमाउंट आप डालेंगे तब वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब कोई होता है तो उसमें जो सॉल्यूट का फिजिकल फेज होता है और जो सॉल्यूशन का फिजिकल फेज होता है दोनों में एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम गतिक साम्य होता है। और काइनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका एक ही फेज में रहेगा, एक ही फेज में रहेगा, दूसरे फेज में नहीं रहेगा, और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब दो चीजें हैं, मतलब सॉल्यूशन आपका एक ही फेज में रहेगा, दूसरा यह है कि अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का नहीं बढ़ सकता, अब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते। तो ये तो बात कर लिया हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात इसी की उल्टी हो जाएगी कि किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप सॉल्यूट को और घोल सकते हो, सॉल्यूट को और घोल सकते हो, मतलब मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का नहीं प्रेजेंट है, तो वह सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता यह है कि मान लीजिए कि आप कोई गैस या सॉलिड सॉल्यूट लिया आपने और आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। अब आपने जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला होगा, मिलाया होगा, मिक्सअप किया होगा, तो सॉल्यूट डिजॉल्व होना चालू हुआ होगा। जब सॉल्यूट डिजॉल्व होना चालू होगा तब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होगा। फिर क्या होगा, उस समय दो प्रोसेस होंगी। एक प्रोसेस तो ये होगी कि सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, दूसरी प्रोसेस उसी समय ये हो रही है कि सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल से कोलाइड कर जाएंगे और उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, वहां से बाहर निकलेंगे,
सॉलिड के ही फेज में वहां से बाहर निकल जाएंगे अगर सल्यूट आपका सॉलिड है। अगर सल्यूट आपका गैस है तो गैसियस फेज पे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो दो प्रोसेस हुई कि सल्यूट डिजॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल सल्यूट के पार्टिकल से कोलाइड कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं सल्यूट की फिजिकल फेज में। अब मान लीजिए कि सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, तो सॉलिड डिजॉल्व होना चालू होगा। एक तरफ तो वो घुलेगा, दूसरी तरफ सॉल्यूशन का जो लिक्विड पार्टिकल है वो सल्यूट के सॉलिड पार्टिकल से कोलाइड करेगा और सॉलिड फॉर्म में बाहर आएगा। फिर क्या होगा कि क्रिस्टलाइजेशन इसका होगा। अब इसमें एक फेज ऐसी आ जाएगी कि जब सल्यूट के घुलने का जो डिजॉल्व होने की रेट है और जो क्रिस्टलाइजेशन की रेट है दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब जितने पार्टिकल्स डिजॉल्व हो रहे हैं और जितने पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, जितने पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, दोनों की रेट अगर सेम हो गई, दोनों की रेट अगर सेम हो गई तो उसमें एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब जितने पार्टिकल सॉलिड बन रहे हैं उतने ही पार्टिकल लिक्विड बन रहे हैं, जितने पार्टिकल सॉलिड बन रहे हैं उतने ही लिक्विड बन रहे हैं। तो मतलब एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम हो गई, एक गतिक साम्य हो गया। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में यह होगा कि अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कांस्टेंट हो जाएगी। इस फेज में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब इससे ज्यादा अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नहीं हो सकती। मतलब इससे ज्यादा सल्यूट सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो सकता है। इसी स्टेज का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसी सॉल्यूशन को आप कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वही कंसंट्रेशन सल्यूट का ही कहलाता है सॉल्बिलिटी, वही सल्यूट की सॉल्बिलिटी होता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये आगे हेनरी लॉ में यूज होगा। अब हम लोगों ने कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात आपने किया, आपने कहा कि एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया। काइनेटिक इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया मतलब जितने सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड बन रहे थे उतने ही लिक्विड से सॉलिड बन रहे थे। अब दोनों की रेट जब सेम हो गई तो फिजिकल फेज एक हो गई, फिजिकल फेज एक हो गई। और दूसरी चीज ये हो गई कि कंसंट्रेशन सल्यूट का जो हो गया वो फिक्स हो गया। अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में नहीं बढ़ सकता सल्यूट का। अब कंसंट्रेशन सल्यूट का सॉल्यूशन में नहीं बढ़ सकता, इसका मतलब अब इससे ज्यादा अमाउंट सल्यूट का आप डिजॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन इस समय जो मिला, इसी सॉल्यूशन को आप कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है, जो विलेय की सांद्रता है, यही कहलाती है विलेयता, सॉल्बिलिटी कहलाती है। इसी को सॉल्बिलिटी बोलेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट होता है वही सॉल्बिलिटी कहलाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे कि ये सॉल्बिलिटी का जो टर्म आया ये एक्चुअली क्या है। अब हम लोगों ने देख लिया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। अब एक टर्म इसमें यह आया कि सॉल्बिलिटी क्या होती है, विलेयता क्या होती है। विलेयता बोलते हैं भाई इसको। सॉल्बिलिटी ये होती है कि आप किसी फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है वो मैक्सिमम है, तो आप जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, सल्यूट है, उसी को सॉल्बिलिटी बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्बिलिटी बोलेंगे। तो सॉल्बिलिटी क्या होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of solute dissolve
इन ए लिक्विड सॉल्वेंट टू मेक ए सैचुरेटेड solution called solubility of solute। मतलब सल्यूट का वह अमाउंट जो लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है। हम लोगों ने कहा कि जो भी सॉल्यूशन की बात करेंगे यहां पर वो सॉल्यूशन ऐसा रहेगा जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फेज में ही रहेगा। सॉल्यूट आपका या तो सॉलिड हो सकता है या गैसियस फेज का हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि हम सॉल्यूट का वह अमाउंट किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें और सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाए, सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाए, तब इसको हम कहेंगे जो कंसंट्रेशन होगा निकल के आएगा, जो कंसंट्रेशन निकल के आएगा सॉल्यूट का, उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। उसे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान से देखिएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है वही सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट होता है, वही सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात ये करते हैं कि अब हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग दो तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक तो वह सॉल्यूशन होगा जिसका सॉल्यूट सॉलिड फेज का होगा और सॉल्वेंट लिक्विड फेज का होगा। एक वह सॉल्यूशन होगा जिसका सॉल्यूट गैसियस फेज का होगा और जिसका सॉल्वेंट लिक्विड फेज का होगा। तो अभी जो हम बात करेंगे उसमें हम लोग सॉल्यूट जो लेंगे वो गैसियस फेज का लेंगे और सॉल्वेंट जो लेंगे वो लिक्विड फेज का लेंगे। और जो सॉल्यूशन हम लोग फॉर्म करेंगे वो सॉल्यूशन आपका लिक्विड फेज का होगा। इस तरह का सॉल्यूशन होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इस तरह का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो जो ये गैसियस सॉल्यूट है इसकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर इस गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट में इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं द फैक्टर्स जो लिक्विड सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं, को इफेक्ट करते हैं। लिक्विड सॉल्वेंट में गैसियस सॉल्यूट को इफेक्ट कर रहे हैं, को प्रभावित कर रहे हैं। हम लोग को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हम लोगों ने जो सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन में हम लोगों ने कहा कि हम जो सॉल्यूशन की बात इस समय कर रहे हैं वो सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फेज का है और सॉल्यूट आपका गैसियस फेज का है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव कर रहे हैं। अब फैक्टर जो इफेक्टिव करेंगे उस फैक्टर में पहला फैक्टर तो नेचर ही आएगा। नेचर किसका? नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर आएगा।
नेचर सल्यूट और सॉल्वेंट का कैसा है यही इफेक्टिव करेगा। नेचर के लिए यह बात ध्यान रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। इसमें यह जान दीजिएगा कि अगर आपका सल्यूट कैसा है, वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, सॉल्वेंट आपका ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाएगा तो आसानी से घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। अगर इनका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा तब वो सॉल्बिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो सीधे सीधे नेचर में यह जानिएगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घुलता है। पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, आसानी से अच्छे से घुलेगा, उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों के नेचर चेंज हो गए सल्यूट और सॉल्वेंट के, तब सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए सल्यूट ही नॉन पोलर हो गया, सॉल्वेंट पोलर हो गया, तब सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्वेंट आपका पोलर है, सल्यूट आपका नॉन पोलर है, तब भी सॉल्बिलिटी आपकी कम हो जाएगी। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका वाटर है, इसमें आप HCl या अमोनिया घोलिए तो ये भी पोलर है। नॉन पोलर पोलर की बात हम लोग करेंगे आगे। ये भी पोलर है, दोनों ध्रुवीय है। ये मान लीजिए आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सल्यूट है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर हैं। तो वाटर में हाइड्रोक्लोरिक गैस ना और अमोनिया गैस, इन दोनों की सॉल्बिलिटी ज्यादा हो जाएगी। HCl और अमोनिया की सॉल्बिलिटी जो हो जाएगी वाटर में ज्यादा हो जाएगी। अब इसी समय अगर आप इसी वाटर में ऑक्सीजन घोलें, हाइड्रोजन घोलें, नाइट्रोजन घोलें, तो ये सब नॉन पोलर होते हैं, ये सब नॉन पोलर होते हैं। तब वाटर में इनकी सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां नेचर सल्यूट और सॉल्वेंट का डिफर कर गया। सल्यूट पोलर नेचर का है, सॉल्वेंट पोलर नेचर का है, सल्यूट नॉन पोलर नेचर का है। तो विलेयता जो सॉल्बिलिटी होगी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की वाटर में, वो कम होगी। वाटर में ऑक्सीजन उतना ही रहती है जितना उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है, जिसमें जितना उसमें जो जल के अंदर जितना जीने के लिए जरूरी होता है उतना ही ऑक्सीजन होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ये अगर गैस हैं, इनको अगर हम लोग वाटर में घोल रहे हैं तो इनकी सॉल्बिलिटी कम है। लेकिन अगर ये गैस हैं, इनको वाटर में घोल रहे हैं तो इनकी सॉल्बिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नेचर सेम है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम है तब सॉल्बिलिटी सल्यूट की ज्यादा हो जाएगी। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर डिफर कर रहे हैं तो सॉल्बिलिटी जो सल्यूट की है वो कम हो जाएगी। नेचर का मतलब पोलर या नॉन पोलर, ध्रुवीय या अध्रुवीय। दूसरी चीज जो इसको इफेक्ट करती है वो होती है टेम्परेचर। ध्यान से जानिएगा कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं गैसियस सल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट की, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो इफेक्ट करेगा वो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी गैस की लिक्विड में कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी गैस डिक्रीज करेगी। लिक्विड सॉल्वेंट में है ये डिक्रीज करेगी। अगर टेम्परेचर आप
डिक्रीज करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज कर जाएगी। ये लिक्विड सॉल्वेंट में इसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। ये होता क्यों है? आप ये जाने कि थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि, या आगे हम लोग पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, कि हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, मतलब उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। अगर उष्माक्षेपी है प्रक्रिया, कोई प्रोसेस उष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, तो उसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। और जो प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, उष्माशोषी होती है, उसमें टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तब सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहां हमको यह देखना है कि गैस को जब हम वाटर या लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो रही है, उष्माक्षेपी प्रक्रम चल रहा है या उष्माशोषी प्रक्रम चल रहा है। इस बात को ध्यान से देखिए। अब आप देखेंगे कि एनर्जी, देखिए कि एनर्जी या हीट आप रिलीज कर रहे हो कि गेन कर रहे हो। अगर रिलीज कर रहे हो तो एक्सोथर्मिक है, अगर गेन कर रहे हो तो एंडोथर्मिक है। अब यहां हम लोग देखेंगे कि जब हमको डिजॉल्व करना होगा गैस को वाटर में, गैस को वाटर में डिजॉल्व करना होगा, तो मतलब कंप्रेस करना होगा, ठीक है। तो एनर्जी जो गैसियस फेज की होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा दूर है तो उनको आप नीचे लाएंगे, नजदीक लाएंगे, मतलब उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब ज्यादा लगानी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे कि एनर्जी डाउन करेंगे। ज्यादा एनर्जी से अप एनर्जी से लो एनर्जी में लाएंगे, तब फिजिकल स्टेट गैसियस से लिक्विड आएगी, यही ना करेंगे। आप उसमें एनर्जी रिलीज करेंगे, पहले गैस की एनर्जी रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे फिर वो लिक्विड में डिजॉल्व होगी। आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो, एनर्जी रिलीज कर रहे हो, मतलब आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस में काम कर रहे हो जब आप गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी जो प्रोसेस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। आप ऑलरेडी हीट रिलीज करोगे, जब गैस की हीट रिलीज करोगे तभी वो लिक्विड में डिजॉल्व होगी, अन्यथा लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होगी। अब जब आप उसको टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑलरेडी उसके पास हीट है और हीट पा जाएगी तो बाहर चली जाएगी। अब हीट जब उसकी कम करोगे तब वो कंप्रेस होगी और वाटर में डिजॉल्व होगी। तो सीधे सीधे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग वाटर में गैस को डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं गैस के पार्टिकल्स को, जिसमें ये कंप्रेस तब होगा जब गैस के पार्टिकल्स अपनी हीट को रिलीज करेंगे। तो यह प्रोसेस हमारा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उष्माक्षेपी प्रक्रम। और उष्माक्षेपी प्रक्रम में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है तो हीट अगर आप कम करेंगे तब सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी आपकी घट जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर गैस की सॉल्बिलिटी को दो तरह से इफेक्ट करेगा। कब? जब आप इसको इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी गैस की घट जाएगी, अगर इसको आप डिक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी गैस की बढ़ जाएगी। किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट में। आगे इसकी बातें हम लोग पूरी डिटेल में थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो पूरा करेंगे। अभी सब केवल इतना जानिए कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी गैस की डिक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी गैस की इंक्रीज कर जाएगी। अगला जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है सॉल्बिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट को, वो है प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं, दाब की बात करते हैं। अब प्रेशर में यह कहा जाता है कि प्रेशर किस तरह से सॉल्बिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो आपने कोको कोला पिया होगा ठंडा, तो उसको जब आप निकालते हैं तो कुछ गैस उसमें से निकलती होगी। इसका मतलब
जब वो बाहर आई, उसका प्रेशर कम हो गया, आपने उसकी सील तोड़ दी, प्रेशर उसका कम कर दिया, तो गैस बाहर आ गई, इसका मतलब गैस रही होगी अंदर। प्रेशर बढ़ा के तब गैस को डाला गया होगा अंदर, मतलब प्रेशर आपने इंक्रीज किया रहा होगा उसकी बॉटल में, तो गैस जो है डिजॉल्व हो गई रही होगी, डिजॉल्व हो रही होगी। जैसे ही आपने प्रेशर को रिलीज कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया, गैस बाहर आ गई। इसका मतलब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर गैस की सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करता है लिक्विड सॉल्वेंट में। अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्बिलिटी जो होगी आपकी, ये इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी लिक्विड सॉल्वेंट में। अब जब प्रेशर आप डिक्रीज करोगे तो सॉल्बिलिटी गैस की डिक्रीज करेगी लिक्विड सॉल्वेंट में। इस बात को आपने समझ लिया कि प्रेशर जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी गैस की लिक्विड सॉल्वेंट में इंक्रीज कर जा रही है, और जब प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी गैस की लिक्विड सॉल्वेंट में डिक्रीज कर जा रही है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो सॉल्बिलिटी घटेगी। अब इसी पर, इसी प्रेशर के इफेक्ट को हेनरी ने एक लॉ से बताया जिसे हेनरी लॉ बोलते हैं। अब हेनरी ने यह कहा हेनरी ने यह कहा कि उन्होंने प्रेशर और सॉल्बिलिटी में एक रिलेशन दिया, प्रेशर और सॉल्बिलिटी में रिलेशन दिया। कब? जब सॉल्यूट गैसियस फेज का हो और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फेज का हो। गैसियस सॉल्यूट की सॉल्बिलिटी और पार्शियल प्रेशर जो सॉल्यूशन के सरफेस पे है उस पर इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसे हेनरी लॉ बोला गया। हेनरी ने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above liquid solvent, above solution surface या liquid solution surface, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्बिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। यह हेनरी ने कहा। हेनरी ने यह कहा कि जो सॉल्यूशन के ऊपर पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्बिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट के सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में। जो सॉल्बिलिटी गैसियस सॉल्यूट की है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के जो लिक्विड सरफेस के ऊपर होता है। जो विलयन के ऊपर पार्शियल प्रेशर गैस का होता है वह गैस की सॉल्बिलिटी के अनुक्रमानुपाती होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह इनका स्टेटमेंट रहा हेनरी का। अगर हेनरी लॉ की डिफिनीशन होगी तो यही लिख दीजिएगा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, सॉल्बिलिटी ऑफ ए गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सॉल्यूशन सरफेस। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा और ये इनका मेन फैक्ट है। अब पार्शियल प्रेशर को और सॉल्बिलिटी की बात हम लोग करें कि सॉल्बिलिटी का मतलब क्या कह रहा है। हम लोगों ने कहा कि जो बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोगों ने जो बात की है वो ये बात की है कि सॉल्बिलिटी जो होगी किसी भी सॉल्यूट की
वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है। तो जहां सॉल्बिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस सॉल्यूट की बात कर सकते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये जो सॉल्बिलिटी होगी गैसियस सॉल्यूट की वो कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस सॉल्यूट ही होगी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं सॉल्यूट की बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट में। अब कंसंट्रेशन कौन सा, जो पार्शियल प्रेशर को ये पी लिख दें तो ये कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस सॉल्यूट के अब प्रोपोर्शनल हो गया। अब कंसंट्रेशन हम कौन सा लें, इस बात की बात होगी कि कंसंट्रेशन हम कौन सा ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन हम आप ले सकते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी ले सकते हैं, मोलरिटी ले सकते हैं, मोललिटी ले सकते हैं और आप मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं। अब इसमें से ये कंसंट्रेशन उठाएंगे जो टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा इफेक्टिव ना हो, क्योंकि यहां कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेगा। ये जो हेनरी लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेगा और प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी कर रहा है। तो मतलब ऐसा आपको कंसंट्रेशन टर्म लेना है जो टेम्परेचर और प्रेशर से इफेक्टिव ना हो, जिसको टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्टिव ना कर सकें। तो ये तो भाई परसेंटेज वाले खत्म हो गए, किसी को टेम्परेचर इफेक्ट कर देता है, किसी को प्रेशर इफेक्ट कर देता है। ये तीनों भी खत्म हो गए क्योंकि इनको भी टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्टिव कर देता है। बाकी बचा ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल का केवल रेशियो होता है, तो इसको ना तो टेम्परेचर इफेक्टिव कर सकता है ना प्रेशर इफेक्टिव कर सकता है। तो जो कंसंट्रेशन टर्म यहां यूज होती है वो आती है मोल फ्रैक्शन। तो जो पार्शियल प्रेशर P होगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन आ गया वो मोल फ्रैक्शन से आ गया, तो मतलब पार्शियल प्रेशर जो हो गया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट। गैसियस सॉल्यूट के अब पार्शियल प्रेशर को आपने P से लिखा और गैसियस सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन आप लिख रहे हैं वो मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं सॉल्यूट का। अब जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है इसको हमको हटाना, तो एक कांस्टेंट हम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सेम टाइप का इसमें रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे। तो कांस्टेंट टर्म जो आती है वो आती है के कांस्टेंट और एच यहां डालते हैं क्योंकि हेनरी ने दिया तो हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हेनरी का इक्वेशन हो गया, जहां P आपका पार्शियल प्रेशर हो गया गैस का, कहां पर लिक्विड सरफेस पे जो सॉल्यूशन लिक्विड है उसी के सरफेस पे जो पार्शियल प्रेशर है उसकी बात की जा रही है, और X जो है आपका ये मोल फ्रैक्शन है। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का, जो गैसियस सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन है। और KH जो है ये एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपका हेनरी लॉ हो गया, हेनरी ने इन बातों की बात की थी। आगे हम लोग देखते हैं कि ये अब जो हमारा इक्वेशन एक मिल गया, इस इक्वेशन से क्या क्या बातें निकल के आती हैं। इस इक्वेशन से ये बात निकल के आती है कि ये जो आपका होगा हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट और ये सॉल्बिलिटी, मोल फ्रैक्शन का मतलब सॉल्बिलिटी की बात हो रही है ना। कंसंट्रेशन टर्म निकल के आया, सॉल्बिलिटी से ही रिलेट करके आए हम लोग।
तो यहां पर अगर आप देखें हेनरी कांस्टेंट और सॉल्बिलिटी की बात हम लोग करें तो हेनरी कांस्टेंट और सॉल्बिलिटी दोनों एक साथ हैं और इसको इसके साथ कांस्टेंट रहना है, तो मतलब अगर एक को बढ़ा देंगे तो दूसरा घटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी यूनिट सेम रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। तो हेनरी कांस्टेंट और सॉल्बिलिटी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा। मतलब हेनरी कांस्टेंट और सॉल्बिलिटी का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। गैसियस सब्सटेंस की है भाई, इसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कभी कभी ये कहते हैं कि अगर आप हेनरी कांस्टेंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि सॉल्बिलिटी आप गैसियस सॉल्यूट इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप हेनरी कांस्टेंट ज्यादा कर रहे हैं तब क्या होगा, तब सॉल्बिलिटी आप गैसियस सॉल्यूट डिक्रीज कर जाएगी। इसमें उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। तो आप कहेंगे कि अगर इंक्रीज कर रही सॉल्बिलिटी तो हेनरी कांस्टेंट कम लेना होगा, अगर सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर रही है तो हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा। अब सॉल्बिलिटी और हेनरी कांस्टेंट इससे टेम्परेचर से भी रिलेशन कर सकते हैं। टेम्परेचर और सॉल्बिलिटी का उल्टा रिलेशन था। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे थे सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर रही थी, यही ना। अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे थे सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर रही थी। टेम्परेचर भी अगर इसमें इन्वॉल्व कर दें तो इस तरह से एक रिलेशन आएगा, हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्बिलिटी गैस की, और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर से आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक साथ बात कर सकते हैं तीनों की, हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। अगर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अगर हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, अगर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर रही है, अगर सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर रही है तब क्या हो रहा है, तब हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात हो जाती है इसके ग्राफ की। ग्राफ की बात जो कर लें तो हम लोगों ने ग्राफ की बात जब की तो ऐसे बात की कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आप देखें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। और यहां कांस्टेंट लगा दिया तो हम लोग ने जो ग्राफ बनाएंगे वो जो लोग मैथमेटिक्स के हैं वो जान रहे होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ फॉरवर्ड होगा, या जो नहीं भी है वो भी सीख लें कि एक को बढ़ाना होगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को बढ़ाना होगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है। अब आप देखें कि अगर हम एक को बढ़ाएंगे, ये वर्जिन हो गई आपकी, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, अगर एक को हम बढ़ाएंगे इधर तो दूसरा भी बढ़ेगा इधर। ये ग्राफ कब मिलेगा, जब कोई ग्राफ ऐसे चले। तो इस तरह का ग्राफ आपको बनेगा, आपका मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में, मतलब सॉल्बिलिटी और पार्शियल प्रेशर में इस तरह का ग्राफ आपको बनेगा कि अगर सॉल्बिलिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, अगर पार्शियल प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर पार्शियल प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी भी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन की जो सॉल्बिलिटी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और फिर हेनरी लॉ क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।